हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ एसआई का 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके 3 गोलमेज सम्मेलन जो वो किए गए थे, और जिसमें जो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपका नवंबर 1930 से लेकर जो है जनवरी 1931 तक जो ये आपका हुआ था। तो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत से पहले गोलमेज सम्मेलन में जो है कुल 74 प्रतिनिधियों ने भी जो वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है आपके इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो वो किया गया था। वहीं अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो देखिए, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, ये आपका 7 सितंबर 1931 से शुरू होकर जो है 1 दिसंबर 1931 तक जो है ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो वो आपका हुआ था। और तीनों ही जो आपके गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपके लंदन में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में जो वो भाग लिए थे। तो देखिए, गांधी जी जो है ना, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो वो भाग लिए थे। और गांधी जी के साथ कौन जो है भाग ली थी, तो ये आपका अगर महिला के बारे में पूछा जाए तो देखिए, गांधी जी के साथ जो है सरोजनी नायडू जो है ये भाग ली थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो देखिए, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर जो है 24 दिसंबर 1932 तक जो है ये आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो वो आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन था। तो देखिए, उस समय जो ब्रिटिश सम्राट थे ना, ये आपके जॉर्ज पंचम थे। वहीं अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ना, ये आपके रैमजे मैकडॉनल्ड थे। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस दौरान जो है भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के जो वायसराय थे ना, ये आपके इरविन थे। वहीं अगर दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो देखिए, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भारत के वायसराय थे ना, ये आपके लॉर्ड विलिंगडन थे। सॉरी, इन्हें लॉर्ड कहना बंद कर दीजिए। विलिंगडन जो थे ना, ये आपके दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है ये आपके भारत के वायसराय थे। और ये जो आपके विलिंगडन थे, इनका जो कार्यकाल रहा था ये आपका 1931 से लेकर जो है ये आपका 1936 तक रहा था। और देखिए, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी जो वो पारित किया गया था। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो ये आपके विलिंगडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली सल्तनत में किसने अपनी राजधानी जो है ना, ये लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली जो स्थानांतरित है ना, ये इल्तुतमिश के द्वारा जो वो किया गया था। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इल्तुतमिश का शासनकाल ये कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 1211 से लेकर जो है 1236 ईस्वी तक रहा था। और दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है ना, ये आपके इल्तुतमिश को ही जो वो माना जाता है। और इल्तुतमिश जो है ये आपका दिल्ली पर शासन करने वाला जो है ये पहला मुस्लिम शासक भी। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में कुछ और अन्य खास बातें को जान लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इल्तुतमिश के द्वारा ही जो है ये आपके कुवत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण जो वो पूरा करवाया गया था। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण जो पूरा है ना, ये किसके द्वारा जो वो करवाया गया था। तो ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा जो वो करवाया गया था। इसके अलावा इकतारी प्रणाली इसकी भी जो शुरुआत है ना, ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा ही जो वो किया गया था। और इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टांका
था और तांबे की जटा नाम से जो है 2 सिक्के भी जो वो पेश किए थे। और इल्तुतमिश की मंगोल नीति ने ही जो है भारत के चंगेज खान के प्रकोप से जो वो बचाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया था और इसे जो वो प्राप्त किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था ना, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब क्वेश्चन में आपका वास्तविक संस्थापक रहे तब आपका इल्तुतमिश करेक्ट आंसर होगा। जब एग्जाम में अगर प्रश्न सिंपल सा रहे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर ले तो ये जो आपका गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का जो ये आपका गुलाम था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विराट कोहली ने अपना जो 49वां शतक है ना, ये किस देश के खिलाफ बनाया था, जिसने 49वें शतक जो है ये आपका 49वें शतक मारकर सचिन तेंदुलकर की बराबरी जो वो किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने जो अपना 49वां जो शतक है ना, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो वो लगाया था। और किस स्टेडियम में लगाया था, तो ये आपका कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में जो वो लगाया था। तो दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी ओडीआई शतक के बाद विराट कोहली ने जो है सचिन तेंदुलकर का जो है ओडीआई शतक का रिकॉर्ड की बराबरी भी किए थे। और अगर बात कर ले 50वें शतक के बारे में तो देखिए विराट कोहली ने जो अपना 50वां शतक है ना, ये आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो है जो आपका सेमीफाइनल मैच था ना 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप का, उसमें जो है 50वां शतक जो वो लगाए थे। तो अगर 50वें शतक के बारे में पूछा गया था तो न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 49वें शतक के बारे में अगर आपसे पूछा गया होगा तो दक्षिण अफ्रीका फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने में जो है रोहित शर्मा किस नंबर पर थे। तो देखिए T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने में रोहित शर्मा जो थे ना, ये आपके दूसरे नंबर पर थे। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि पहले नंबर पे कौन थे, तो ये आपके अफगानिस्तान बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज जो है ये पहले स्थान पे थे। इन्होंने जो है 2024 T20 विश्व कप में जो है टोटल 281 रन बनाए थे। सेकंड स्थान पे जो आपके रोहित शर्मा रहे थे, तो दूसरा स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। रोहित शर्मा ने जो है 257 रन मारे थे। तीसरे स्थान पे जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड रहे थे और चौथे स्थान पे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपसे T20 विश्व कप 2024 के बारे में प्रश्न आ गया है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि T20 विश्व कप का जो फाइनल मैच है ना, ये किस स्टेडियम में खेला गया था और कब खेला गया था। तो देखिए T20 विश्व कप का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका 29 जून 2024 को जो है ये आपके बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में जो ये आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका वेस्ट इंडीज देश में जो है ये आपका स्टेडियम है। और ये जो आपका फाइनल मैच जो है ये किन देशों के मध्य खेला गया था। तो देखिए 2024 T20 विश्व कप का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका दक्षिण अफ्रीका और भारत के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें भारत ने जो है फाइनल में साउथ अफ्रीका को जो है ये आपका 7 रन से हराकर जो है इसका दूसरा खिताब जो वो जीत लिया है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि भारत जो है पहला T20 विश्व कप कब जीता था, तो ये आपका 2007 में ही जीता था, जो कि आपका पहला संस्करण था। और पहला जो संस्करण था 2007 का, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि T20 विश्व कप में भारत के पहले कप्तान कौन थे। तो देखिए T20 में जो भारत के पहले कप्तान बनाए गए थे ना, ये आपके वीरेंद्र सहवाग जो वो बनाए गए थे। लेकिन जो आपका 2007 का जो T20 विश्व कप हुआ था, इसमें जो भारत की कप्तानी है ना, ये महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। वहीं अगर बात कर ले 2024 T20 विश्व कप में भारत की कप्तानी जो ये किसने किया था, तो ये आपके रोहित शर्मा के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कथा सरित सागर ये जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए कथा सरित सागर पुस्तक की बात कर ले तो ये जो आपका ग्रंथ है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसे जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपके कश्मीर के शैव सोमदेव के द्वारा जो है कथा सरित सागर जो वो लिखा गया था। तो संस्कृत भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सोमदेव की बात कर ले तो इन्हें जो है कश्मीर के राजा अनंत का दरबारी कवि भी जो वो माना जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए COP28 का जो आयोजन है ना, ये आपका 2023 में जो है सऊदी अरब के दुबई में आयोजित किया गया था। तो दुबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका COP28 हुआ था, इसकी जो अध्यक्ष है ना, ये किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष है ना, ये आपके डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को जो वो आपका जो नियुक्त है वो किया गया था। और ये जो आपके डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर थे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के जो वो रहने वाले हैं। इसके अलावा कॉप की बात कर ले तो देखिए पहला जो आपका कॉप है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला जो आपका कॉप है ये आपका 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस कॉप के दौरान जो है आपके क्योटो प्रोटोकॉल जो वो अपनाया गया था। तो देखिए COP3 के दौरान वर्ष 1997 में जो है आपके क्योटो प्रोटोकॉल जो वो अपनाया गया था। और पेरिस समझौते को कब अपनाया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि COP में जो है 12 दिसंबर 2015 को जो है ये आपका पेरिस समझौते को अपनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन इंडिया, सॉरी ये प्रश्न आपसे नहीं आया था, प्रश्न ये आया था कि संघ कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है। तो देखिए संघ कार्यकारिणी का मुखिया या फिर अध्यक्ष की बात कर ले तो ये जो आपका राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में राष्ट्र के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो ये कौन होते हैं, तो देखिए भारत में आपके दो प्रमुख होते हैं। आपको मैंने बता दिया कि संघ का जो आपका यूनियन का कौन होता है, तो ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर आपसे वास्तविक अगर कार्यकारी प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सभी वास्तविक शक्तियां और कार्यकारी निर्णय जो है इनके माध्यम से ही जो वो किए जाते हैं। और वे मंत्रियों के परिषद के भी जो वो प्रमुख होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार में कार्यकारी प्रमुख के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए राज्य सरकार में जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं ना, ये आपके राज्यपाल होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 वाज अमेंडेड इन विच ईयर टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू सर्टेन फॉरेन सिटीजनशिप, यानी 1955 के नागरिकता अधिनियम में जो है कुछ विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए किस वर्ष जो ये आपका संशोधित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की संसद ने जो है साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो वो पारित किया था। और इस अधिनियम के तहत जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को जो है भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान जो वो किया गया था। तो वर्ष 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 को जो है अब तक आपके 6 बार जो ये आपका संशोधित किया जा चुका है। और वो 6 बार कब कब, तो देखिए पहली बार जो आपका संशोधन किया गया था 1955 के नागरिकता अधिनियम को, ये आपका 1986 में जो वो संशोधित किया गया था। दूसरी बार आपका 1992 में संशोधित किया गया था। तीसरी बार आपका 2003 में, चौथी बार आपका 2005 में, पांचवी बार आपका 2015 में संशोधित किया गया था। और छठी बार जो है ये आपका 2019 में जो वो संशोधित किया गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में आपका 2019 नहीं दिया गया था, 2015 से पहले ही आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर साल 1986 में अगर बात कर ले तो देखिए इस संशोधन के तहत जन्म में नागरिकता पाने के लिए जो है कम से कम एक माता पिता का भारत का नागरिक होना जरूरी जो है वो कर दिया गया था। वहीं अगर 2003 की बात कर ले तो देखिए 2003 में संशोधन के तहत जो है किसी व्यक्ति को नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके दोनों माता पिता या उनमें से कोई जो है एक भारतीय हो, तभी उन्हें जो है भारत की नागरिकता जो वो दी जाएगी। वहीं अगर वर्ष 2005 की बात कर ले तो देखिए इस संशोधन के तहत जो है धारा 7A को जो है एक नई धारा में बदला गया था। और प्रवासी भारतीय नागरिक पंजीकरण नियमों को भी जो है इस अधिनियम के तहत जो है ये आपका अधिकृत जो है वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट हैज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स इन द NH रिपोर्ट बिटवीन 2016-17, यानी 2017 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है ना ये सबसे अधिक है। तो देखिए 2016-17 में जो आपका नेशनल हाईवे रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। तीसरे स्थान पे जो आपका
राजस्थान राज्य आता है, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत में सड़क नेटवर्क में जो है ये दुनिया में कितने नंबर पर आता है, तो ये आपका दूसरा नंबर पर आता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा ये जो है कौन करता है, तो देखिए भारत में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है ना, ये आपके सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो है आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका जो है समानता का अधिकार है, जो कि आपका ये कहाँ से आ जाता है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आ जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका दूसरा जो है वो मौलिक अधिकार है। इसके अलावा तीसरा जो है आपका रोजगार का अधिकार है। चौथा आपका धर्म की आज़ादी का अधिकार है। पांचवा जो है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, और छठा जो है ना ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार है। और देखिए मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो वो कार्य करता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी जो वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी, तो देखिए सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये आपका 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में जो वो किया गया था, तो ज्योतिबा फूले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य समाज या फिर सभा की स्थापना की बात कर ले, तो देखिए अगर आपसे ब्रह्म समाज की पूछा जाए, तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये आपका 1828 के कलकत्ता में जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। सत्य शोधक समाज तो मैंने आपको बता दिया है। आत्मीय सभा अगर पूछा जाए, तो देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना, ये आपका 1814-15 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 मई 1897 को जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये आपके 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। वहीं अगर ब्रह्म समाज तो मैंने आपको बता दिया है। धर्म समाज अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए धर्म समाज की जो स्थापना है ना, ये आपका 1829 में कलकत्ता में जो है राधाकांत देव के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है ना, यह 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना यह आपका 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, यह आपके 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। वेद समाज की जो स्थापना यह 1864 में जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। प्रार्थना सभा की जो स्थापना है ना, यह आपके आत्माराम पांडुरंग, इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है 31 मार्च 1867 को जो है ये आपका बंबई में जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, यानी शक्ति का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, ये आपका वाट होता है, तो वाट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शक्ति की अगर परिभाषा की बात कर ले, तो देखिए शक्ति वह दर होता है जिस पर कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा जो है ये आपका स्थानांतरित होता है। वहीं अगर शक्ति को जो है वाट में जो ये किस में मापा जाता है, तो देखिए शक्ति को जो है ना ये आपका जूल प्रति सेकंड में जो वो मापा जाता है। और 1 वाट इक्वल टू कितना जूल प्रति सेकंड होता है, तो देखिए 1 वाट इक्वल टू जो है ये आपका 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और शक्ति जो ये आपका किस प्रकार की राशि है, तो देखिए शक्ति की बात कर ले तो ये जो आपका अदिश राशि है, यानी अगर वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी है तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर वाट का नाम अगर पूछा जाए कि किसके नाम पर रखा गया है, तो देखिए वाट का जो नाम है ना ये आपके जेम्स वाट के नाम पर जो वो रखा गया है। और शक्ति के अगर औद्योगिक इकाई एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए शक्ति का जो औद्योगिक इकाई होता है ना ये आपका हॉर्स पावर होता है। और हॉर्स पावर का जो सिंबल होता है वो आपका HP होता है। वहीं अगर सीजीएस प्रणाली में शक्ति का ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए सीजीएस प्रणाली में जो शक्ति का इकाई होता है ना वो आपका एर्ग प्रति सेकंड होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा आपका संविधान संशोधन जो है ये कौन संबंधित है, तो देखिए शिक्षा के अधिकार से जो संबंधित जो आपका संविधान संशोधन है ना ये आपका 86वां संविधान संशोधन है। और ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन है ये आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो है आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है ये प्रदान किया गया था। और इसी संशोधन के तहत जो है आपके अनुच्छेद 21A को भी जो वो
आपका शामिल किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपके 11वें मौलिक कर्तव्य को भी जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में जो है इसमें आपका बदलाव भी किया गया था। और इस बदलाव के बाद 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को आपका जो है डीपीएसपी जो है वो बना दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नाम से बहुपक्षीय हवाई अभ्यास जो है राजस्थान के किस जगह पर किया था। तो देखिए भारतीय वायुसेना के द्वारा तरंग शक्ति नाम से जो बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है ना, ये आपके राजस्थान के जोधपुर एयर बस स्टेशन पर जो वो किया गया था। तो जोधपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे भारत और अमेरिकी सेनाओं के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका युद्ध अभ्यास होता है ये आपका भारत और अमेरिकी के सेनाओं के मध्य होता है। और ये जो आपका वर्ष 2024 में जो है ये आपके राजस्थान के बीकानेर जिले के जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है इस युद्धाभ्यास का जो है वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका अभ्यास है ना ये आपका 9 से 22 सितंबर 2024 तक जो वो चला था। और इस अभ्यास में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने जो है दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर भी जो वो हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के किन राज्यों में जो है ये आपका सबसे ज़्यादा शिक्षा में सुधार किया गया है। तो देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आपके मिजोरम राज्य में जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा में सुधार जो वो किया गया है। तो मिजोरम राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे ने बताया कि मिजोरम ऑप्शन में जो आपका नहीं दिया गया था तो फिर आपसे क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि 2011 की जनगणना के बाद किसने अपनी साक्षरता दर में जो वो सुधार किया है। तो देखिए अगर साक्षरता दर के बारे में अगर लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया होगा तो देखिए 2011 की जनगणना के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा राज्य ने जो है अपनी साक्षरता दर में जो वो सबसे ज़्यादा सुधार किया है। और 2011 में त्रिपुरा की जो साक्षरता दर रहा था ना ये आपका 87.75% रहा था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ओवरऑल बात कर ले कि सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है तो ये आपका केरल राज्य है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो ये कितना रहा था तो ये आपका 74.04% रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में जनसंख्या जो है ये आपका 10 करोड़ से सर्वाधिक रहा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपके 3 राज्यों का जो जनसंख्या है ना ये आपका 10 करोड़ से सबसे ज़्यादा जो वो रहा है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका 19 करोड़ रहा था। उसके बाद आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र का जो आपका जो जनसंख्या है ना ये आपका लगभग 12 करोड़ रहा था। और बिहार का जो जनसंख्या है ये आपका 10 करोड़ से अधिक रहा था। तो ऑप्शन में आपका बिहार दिया गया था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से 2 राज्यों की जनसंख्या मिलाकर जो है ये आपका 30 करोड़ हो गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जो जनसंख्या मिलाकर जो है ये आपका 30 करोड़ से अधिक जो वो हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑर्डर्स डज द सुप्रीम कोर्ट पास टू स्टॉप द एक्शन ऑफ लोअर कोर्ट्स। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है निचली अदालतों के कार्यों को रोकने के लिए क्या जो वो जारी कर सकता है। तो देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके निचली अदालत के कार्यों को रोकने के लिए या फिर मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है ये आपके 5 प्रकार के रिट जो वो जारी कर सकता है। और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं तो पहला आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। सेकंड आपका परमादेश है। थर्ड आपका निषेध है। फोर्थ आपका अधिकार परीक्षा है। और फिफ्थ जो है ये आपका उत्प्रेषण है। तो ये आपका 5 प्रकार के रिट जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो वो आपका जारी किया जाता है। तो 5 प्रकार का रिट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरुणाचल प्रदेश के निर्विरोध जो अध्यक्ष है ना ये कौन चुने गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तेशम पोंगटे को जो है सर्वसम्मति से 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का जो है ये आपका अध्यक्ष जो वो चुना गया है। तो तेशम पोंगटे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि जिब्रेलिन की जो खोज है ना ये कब हुआ था। तो देखिए जिब्रेलिन की जो खोज है ना ये आपका वर्ष 1926 में जो है जापान के वैज्ञानिक एलिची कुरोसावा के द्वारा जो है इसकी खोज जो है वो किया गया था। तो वर्ष 1926 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अभ्यास सिन्वैक्स का पहला जो संस्करण है ना ये आपका 2024 में किन दो देशों के बीच जो है ये आपका किया जाएगा, किन दो देशों के सेनाओं के मध्य जो वो किया जाएगा। तो देखिए अभ्यास सिन्वैक्स की बात कर ले तो ये आपका 2024 में जो है इसका पहला संस्करण जो वो किया जाएगा और ये जो आपका भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के मध्य जो है ये आपका अभ्यास जो वो शुरू किया जाएगा। और ये जो अभ्यास है ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका भारत के जो है ये आपका पुणे में जो ये आपका शुरू होगा और ये कब से कब तक किया जाएगा, तो ये आपका 1 से 8 दिसंबर 2024 तक जो वो किया जाएगा। तो आपका भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मनोहर लाल खट्टर कौन से राज्य के जो ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए मनोहर लाल खट्टर की बात कर ले तो ये आपके हरियाणा राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो वो रह चुके हैं और ये कब से कब तक रहे थे, तो देखिए 26 अक्टूबर 2024 को जो है इन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में जो वो शपथ ग्रहण किए थे और 12 मार्च 2024 तक जो है ये इन्होंने अपना त्यागपत्र जो वो दे दिया था। तो हरियाणा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो है कार्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए सिडबी का जो कार्य होता है ना ये आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र के जो विकास वित्त पोषण और संवर्धन करना ये जो आपका सिडबी का जो वो कार्य होता है। इसके अलावा सिडबी के अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो ये आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक होता है, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है। और ये जो आपका सिडबी है ना ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम यानी MSME कारोबारियों को जो है ये बिजनेस लोन प्रदान करने का कार्य जो वो करता है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सिडबी की स्थापना ये जो है कब किया गया था, तो देखिए सिडबी की जो स्थापना है ना ये आपका 2 अप्रैल 1990 को जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI के जो है एक सहायक बैंक के रूप में जो वो किया गया था। और सिडबी का अगर हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सिडबी बैंक का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेयर इज द बराक ऑफ सुरमा रिवर ऑफ चेहर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कछार की बराक या फिर सुरमा नदी का जो है ये जो स्रोत है ये कहाँ पर है। तो देखिए जो आपका बराक नदी का जो स्रोत है ना ये आपका मणिपुर राज्य में है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है अगर अन्य नदियों के बारे में, जैसे कि नर्मदा नदी ये जो आपका कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये आपका अमरकंटक से जो ये आपका ओरिजिनेट होता है। गोदावरी नदी की बात कर ले तो ये आपका त्रिम्बकेश्वर जो कि आपका नासिक में स्थित है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना ये आपका त्रिम्बकेश्वर से होता है। कावेरी नदी का अगर उद्गम आपसे पूछा जाए तो ये आपका ताला कावेरी से होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच रिवर डिसअपियर इन द रन ऑफ कच्छ, यानी कौन सी नदी जो है कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो ऑप्शन में आपका लूनी रिवर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लूनी नदी है ना ये कच्छ के रन में जो ये आपका विलीन हो जाता है। तो लूनी रिवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका लूनी नदी है ये कहाँ पर आपका ओरिजिनेट होता है, तो ये आपके अरावली रेंज जो कि आपका अजमेर में स्थित है। तो ये आपका अरावली रेंज से जो ये आपका ओरिजिनेट होता है ये नदी। और इसे जो आपका लूनी नदी को जो है ये आपका साल्ट रिवर भी जो वो कहा जाता है। और इसे साल्ट रिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सैलिनिटी होती है ना वो आपका बहुत ज़्यादा वो जो है वो हाई होता है, जिसके कारण इसे आपका साल्ट रिवर भी जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु बिल्ट विक्टोरिया मेमोरियल एंड विच ईयर, यहाँ पर सिर्फ वर्ष पूछा गया था, यानी विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण है ना ये आपका 1906 में जो ये आपका शुरू हुआ था। और ये जो आपका पूर्ण कब हुआ था, तो ये आपका 1921 में हुआ था। और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो ये आपके ब्रिटिश के दौरान जो इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। और ये जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है ना ये आपका कोलकाता में स्थित है।
तो 1906 से 1921 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन में आपका नाथुला दर्रा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका नाथुला दर्रा है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में है, ना कि उत्तराखंड राज्य में है, तो नाथुला दर्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य दर्रे की बात कर ले तो देखिए अघिल दर्रे के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका अघिल दर्रा है ना, ये आपका लद्दाख में स्थित है। सिपकीला दर्रे के बारे में पूछा जाए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डीपर दर्रे के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका डीफर पास है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जालेपाला दर्रे के बारे में पूछा जाए तो देखिए जलेपला जो दर्रा है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।